हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सफलता बैच में जो हम एनटीपीसी, एसएससी और अदर वनडे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जो कि हमारा कंप्लीट कोर्स रहेगा यूट्यूब पर। और इसमें भी हम बात कर रहे हैं जनरल साइंस की। और जनरल साइंस में अब हम बायोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज का टॉपिक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होने वाला है। इसको हम अ, 2 से 3 लेक्चर में कवर करेंगे। ये बड़ा टॉपिक है बायोलॉजी का, परिसंचरण तंत्र, क्योंकि इसमें हमें बेसिकली ब्लड और हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करना है। तो इसको 20-20 मिनट के या 15-15 मिनट के 3 लेक्चर में हम डिवाइड करके इसको कंप्लीट करने वाले हैं। देन हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के, जैसे कि अभी हमने फिजिक्स में साउंड वाला टॉपिक को एक ही वीडियो में फिनिश करने का प्रयास किया, और नेक्स्ट लेक्चर में हमने उसके वेब के साथ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस किए थे। सेम उसी प्रकार से इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। साथ में मैं आपको पीडीएफ के लिए बता दूं फ्रेंड्स, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो वहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये लेक्चर की पीडीएफ आपको एज इट इज वहां पे प्राप्त हो जाएंगी लेक्चर के बाद। चलिए, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स, ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। अब यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर जो आप लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान से समझेंगे तो फ्रेंड्स, आपको इस स्लाइड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने को मिलेंगी कि बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, और ये इसके मतलब क्या-क्या कंपोनेंट हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एम क्या है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी जीव जंतु हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं। जैसे कि गैसेस में अगर हम बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट पोषक पदार्थ जैसे कि आपके विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, कार्ब्स हैं। और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट आपका जो होता है, उत्सर्जित पदार्थ, अर्थात जो हम कह सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ कह सकते हैं इसको, हमारी ह्यूमन बॉडी का। साथ में हमारे हार्मोन्स, और साथ में कुछ कोशिकाएं। इन सभी का इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन, आदान प्रदान कराना या इनका परिसंचरण कराना ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के भीतर। और ये सब कार्य कराने वाला जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है, अंगों का जो समूह होता है दोस्तों, उसी को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मैं फिर से समझाता हूँ आपको। परिसंचरण तंत्र क्या है? जीव जंतुओं के भीतर विभिन्न पदार्थ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेरियस सब्सटेंस होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हार्मोन्स एंड सेल्स, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन कराने वाला जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हिंदी वाले सुनेंगे। जीव जंतुओं के भीतर विभिन्न पदार्थ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि ऑक्सीजन, पोषक तत्व, उत्सर्जित पदार्थ, हार्मोन, कोशिकाएं, इन सभी को आदान प्रदान करने वाले जो अंगों के समूह होते हैं, उन अंगों के समूह को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो ये तो हो गया डेफिनेशन कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है फ्रेंड्स। अब मैंने यहाँ पे बताया कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके बारे में सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी, वो इन 1628 1628 में विलियम हार्वी ने की थी। तो परिसंचरण तंत्र का जनक या फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहा जाएगा? विलियम हार्वे को। ये पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी एंड आल्सो फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज विलियम हार्वे। अब आगे देखेंगे, एक वर्ड है यहाँ पर, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी क्या होता है? टू स्टडी अबाउट सर्कुलेशन। परिसंचरण के अध्ययन की जो शाखा है, द ब्रांच फॉर स्टडी अबाउट सर्कुलेशन इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं, उसको हम एंजियोलॉजी कहते हैं। और एंजियोलॉजी का भी जनक किसको माना जाता है? विलियम हार्वे। तो चाहे आपसे एंजियोलॉजी का जनक पूछे या परिसंचरण तंत्र का जनक पूछे, दोनों का आंसर हमारा होने वाला है विलियम हार्वे। अब यहाँ पे मैंने बताया अंगों का समूह। किन अंगों का समूह? तो फ्रेंड्स, परिसंचरण अंग अगर आपसे पूछे जाते हैं या आपसे सर्कुलेटरी ऑर्गन पूछे जाते हैं, तो सर्कुलेटरी ऑर्गन होते हैं 3। संख्या में कितने होते हैं? 3 ऑर्गन। कौन कौन से? तो ब्लड यानी रुधिर, रुधिर भी हमारा एक अंग है। ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं भी हमारा अंग है। और देन हार्ट, हृदय, हृदय भी हमारा अंग है। तो ये तीनों कैसे अंग है हमारे ह्यूमन बॉडी के? हमारा जवाब होगा, ये तीनों हमारे सर्कुलेटरी ऑर्गन है। कौन से ऑर्गन है? परिसंचरण अंग हैं। यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज विलियम हार्वे। क्यों विलियम हार्वे? क्योंकि इसकी डिस्कवरी इन 1628 में विलियम हार्वे ने की। तो अब यहाँ पर सारे पॉइंट्स आप समझ गए होंगे कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है, परिसंचरण अंग कौन कौन से हैं, परिसंचरण तंत्र का जनक कौन है, और परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है।
क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारा परिसंचरण तंत्र के टाइप के बारे में हम बात करते हैं प्रकार। दोस्तों हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये 2 प्रकार का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अर्थात खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। क्या होते हैं ये खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र? आइए इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम अ, खुले परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के भीतर जो शरीर में जो ब्लड है, ब्लड 2 तरह से बह रहा होगा। एक तो रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से अर्थात थ्रू ब्लड वेसल्स, और एक डायरेक्टली फ्लो कर रहा होगा जिनमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। तो दोस्तों, रक्त जब बिना रक्त वाहिकाओं के, विदाउट ब्लड वेसल्स, सीधे डायरेक्टली वन ऑर्गन टू अनदर, एक अंग से दूसरे अंग की ओर प्रवाहित होते हैं, तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आई होप ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे मैंने क्या बताया इसमें। मैंने बताने का प्रयास किया है खुला परिसंचरण तंत्र में कि जो ब्लड होता है, ये ब्लड फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, यानी रक्त बिना रक्त वाहिकाओं के सीधे एक अंग से दूसरे अंग की ओर प्रवाहित होता है। आगे और डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। तो ऐसे परिसंचरण तंत्र को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये बंद परिसंचरण तंत्र फ्रेंड्स क्या होता है, तो इसको समझते हैं। हम यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, जो ब्लड है, जो हमारा रुधिर है, रुधिर अगर फ्लो करता है कैसा, वन ऑर्गन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी रक्त वाहिकाओं के माध्यम से जब रक्त एक अंग से दूसरे अंग की ओर प्रवाहित होता है, तो इस प्रकार का जो हमारा परिसंचरण तंत्र है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट करने का प्रयास किया है, देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे, समझिए। ये हमारा हार्ट है, जो ब्लड को पंप करने का, तो इसको पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। इसने पंप किया तो विदाउट ब्लड वेसल्स ये डायरेक्टली जो ब्लड है वो एक ऑर्गन के पास पहुंचा, फिर इस ऑर्गन से अदर ऑर्गन के पास पहुंचा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जो लेजर पॉइंट है आप उस पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला। तो ये ब्लड है, ये हमारा हार्ट है, हार्ट ने पंप किया ब्लड को तो ये ऑर्गन तक पहुंचा, ऑर्गन से ये नेक्स्ट ऑर्गन तक पहुंचा। तो इसमें कहीं भी आपको ब्लड वेसल्स शो नहीं हो रही हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इस प्रकार से ये डायरेक्टली फ्लो हो रहा है। तो ये किसका भाग है, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है। बट यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे, हार्ट ने ब्लड को पंप किया और थ्रू ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से ये ब्लड एक हमारे ऑर्गन के पास पहुंचा, और देन अगेन ये ब्लड वेसल्स के थ्रू नेक्स्ट ऑर्गन तक पहुंचा, और अगेन ये ऑर्गन से फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे हार्ट तक आया। तो बेसिकली यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, वो रक्त वाहिकाओं के माध्यम से हो रहा है, थ्रू ब्लड वेसल्स हो रहा है। तो इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप ये डायग्राम से आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे पिन किए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये है स्नेल, है ना, घोंगा। ये है आपका तिलचट्टा बोल सकते हो या टिड्डा बोल सकते हो, या ये इंसेक्ट्स किसी प्रकार का कीट है ये, जैसे आप इसको चींटी मान सकते हो। तो ये इनमें किस प्रकार के, मतलब जितने भी आप देखेंगे यहाँ पे, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, अकशेरुकी प्राणी होते हैं, अकशेरुकी प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जिसमें आते हैं ऑर्थोपोडा और मोलस्का वर्ग के जंतु। ये सारे एग्जाम्पल हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंसेक्ट्स, ऑर्थोपोडा वर्ग और मोलस्का में ही आते हैं इंसेक्ट्स, ऑक्टोपस समुद्री जीव है ये ऑक्टोपस, तिलचट्टा जिसको ग्रास हॉपर बोलते हैं अपन, बी यानी कि मधुमक्खी, स्नेल यानी कि घोंगा। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके किसके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के। बट यहाँ पर हम बात करते हैं मैमल्स में और ह्यूमन, ये आते हैं आपके क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल। तो ध्यान रखना, ये लाइन के इस साइड जो कुछ भी दिया हुआ है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल है यहाँ तक, और ये आपके क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल है। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे, केचुआ जो है, केचुआ एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि केचुआ को अगर आप इन कैरेक्टर के आधार पर देख सकते हैं ऑर्थोपोडा मोलस्का, तो इसको कहाँ आना चाहिए था, आप बताएंगे इसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। बट फ्रेंड्स इसके अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ब्लड का प्रवाह होता है, इसलिए केचुआ कहाँ पर आता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ये हमने देखे परिसंचरण तंत्र के प्रकार। आई होप ये स्लाइड भी आपको क्लियर होगी। चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने टॉपिक में। ये वही डायग्राम है उसका, आप बताएंगे, ये स्नेल का है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से ये लिखा है केलोन, इंटेस्टाइन है ये इसकी, है ना, गोनेट्स हैं, ये शेल उसका बाहरी आवरण है, उसके बाद ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है इसकी, स्टमक है ये। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें ब्लड का जो फ्लो होता है वो डायरेक्ट होता है। सेम वही यहाँ पे देखेंगे आप,
ये पूरा तिलचट्टा है जो, या आप इसको चींटी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसमें डाइजेस्टिव ट्यूब है, ये हार्ट है इसका, ये ब्लड फ्लो होता है। अब इसमें ब्लड फ्लो जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं होता है, डायरेक्टली होता है। ठीक, चलिए। अब क्लोज सर्कुलर सिस्टम अभी देखा हमने, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। इसके अलावा भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर हम ब्लड फ्लो के बिहाफ पर देखते हैं, तो ये सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन में डिवाइड होता है। यानी एकल परिसंचरण तंत्र और दोहरा परिसंचरण तंत्र में विभाजित होता है फ्रेंड्स। क्या होता है एकल परिसंचरण तंत्र? तो ये देखिए, ये हमारा हार्ट है। इस हार्ट से केवल एक बार जब ब्लड फ्लो करता है, यानी हृदय में केवल एक बार जब रक्त आता है, एक हार्ट साइकिल में, एक हृदय चक्र में, तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम या एकल परिसंचरण तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब है, एक हार्ट बीट हुई, धक धक, इसमें केवल ब्लड एक बार ही आपके हार्ट से फ्लो करेगा, गुजरेगा। तो इसका मतलब है, इस प्रकार के जो एनिमल होंगे, जीव होंगे, वो उनके अंदर जो पाया जाने वाला सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। फॉर एन एग्जांपल हम देखते हैं, एम्फीबियंस जितने भी होते हैं, उभयचर। इसके अलावा फिशेस यानी कि मछलियां जो होती हैं, इसके अलावा रेप्टाइल्स जितने भी सरीसृप होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? तो हमारा जवाब होगा, ये सारे एग्जाम्पल हैं सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो यहाँ पे लिखा है, वन हार्ट साइकिल, ब्लड ट्रेवल ओनली वन फ्रॉम हार्ट, हृदय से सिर्फ एक बार रक्त गुजरे। अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे फ्रेंड्स, हमारे हार्ट से जब दो बार ब्लड फ्लो, है ना, टू टाइम्स, हमारे या किसी भी जीव के, तो इस प्रकार का जो एनिमल या जीव या जो इंसान होगा वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा। फॉर एन एग्जांपल, जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, जिसमें ह्यूमन भी आता है, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, शेर, सारे 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 मैमल्स हैं। इसके अलावा बर्ड्स, पक्षी। तो इन दोनों में जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप ये पॉइंट भी आप समझोगे। तो इसमें भी लिखा है, वन हार्ट साइकिल, एक हृदय चक्र में ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस फ्रॉम हार्ट, रक्त हृदय से दो बार गुजरे। तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। आगे जब हार्ट वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें ये आपको और क्लियर होगी चीजें कि दोहरा और एकल परिसंचरण तंत्र होता क्या है। अब प्रॉपर हम बात करते हैं ब्लड की। क्यों ब्लड की बात करें? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देखा है, सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन ऑर्गन होते हैं। ये तीन ऑर्गन में ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में बात करने वाले हैं, ब्लड के बाद हम ब्लड वेसल्स, और देन हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। तो चलिए, अब हम बात करते हैं ब्लड। व्हाट इज ब्लड? रक्त क्या है? सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम बताएंगे, ये ऑर्गन है, लेकिन कैसा ऑर्गन है? लिक्विड ऑर्गन है, तरल अंग है। तो रक्त ह्यूमन बॉडी का एक तरल अंग है। ये, चूंकि ब्लड में तीन प्रकार की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, और हम जानते हैं एक सिंगल सेल होती है। और आप यहाँ पे समझेंगे फ्रेंड्स थोड़ा इसको, कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, ये एक सेल है, मान लीजिए यहाँ पे, जस्ट सेकंड फ्रेंड्स, ये है वन सेल, इसको बोला है मैंने सेल। तो जब एक से अधिक सेल आपस में जुड़ती हैं, तो इसको बोला जाता है टिश्यू। और टिश्यू, जब कई टिश्यू आपस में जुड़ जाते हैं, मान लीजिए एक टिश्यू ये था, एक टिश्यू ये हो गया, और एक टिश्यू ये हो गया, जब ये आपस में ऐड होंगे तो ये बनाएंगे ऑर्गन। और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिलहाल मैंने को आपको ऑर्गन तक का समझाना था। तो देखिए, मैंने कहा ना, ये जो ब्लड है ये तीन प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, है ना। तो एक कोशिका, जब एक से अधिक कोशिका हो जाती हैं तो वो टिश्यू कहलाती है। तो ब्लड भी अगर एक ऑर्गन है, तो ऑर्गन से पहले टिश्यू रहा होगा। टिश्यू मतलब बहुत, दो से अधिक कोशिकाएं, एक से अधिक कोशिकाएं। तो बेसिकली जो हमारा ब्लड है, वो बेसिकली एक टिश्यू है, ऊतक भी है। लेकिन कैसा ऊतक है? संयोजी। संयोजी मतलब कनेक्टिव, मतलब जो बॉडी के प्रत्येक भाग को कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है एक दूसरे से, उसको बोलते हैं हम कनेक्ट। तो कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये तरल भी है। दैट्स वाई हमारा जो ब्लड है, ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। अब जो हमारा ये ऊतक है ना, ये रेसे आगे जब आप टिश्यू वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वहां पर फाइब्रस टिश्यू होते हैं, है ना, नॉन फाइब्रस टिश्यू होते हैं। तो हमारा जो रुधिर है, रक्त है, ये फ्रेंड्स फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू है, रेसे विहीन संयोजी ऊतक है। ठीक है। टू स्टडी अबाउट ब्लड इज हेमेटोलॉजी। जो रक्त का अध्ययन है दोस्तों, ये हेमेटोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पर नोटेबल पॉइंट क्या है वो देखेंगे। यहाँ ये दोनों टर्मिनोलॉजी हेमेटोलॉजी से
मिलती जुलती हैं, दैट्स वाई दोनों चीजें अपने यहाँ देखने वाले हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है। जैसे हेपेटोलॉजी, तो अब हेमेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, तीन वर्ड्स हैं। तो हेमेटोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट ब्लड, रक्त का अध्ययन करना। बट हेपेटोलॉजी क्या होता है? टू स्टडी अबाउट यकृत, लीवर, लीवर का अध्ययन करना। और हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी अबाउट टिश्यू, ऊतकों का अध्ययन करना। तो ऊतकों के अध्ययन करने की शाखा हिस्टोलॉजी, यकृत के अध्ययन की शाखा हेपेटोलॉजी, एंड रक्त के अध्ययन की शाखा हेमेटोलॉजी कहलाती है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा आपको देखना होगा। यहाँ पर बात करते हैं ब्लड के ओरिजिन की, उत्पत्ति की, कि जो रक्त है, रक्त की उत्पत्ति हुई कैसी? तो आंसर है मीजोडर्म से हुई। व्हाट इज मीजोडर्म? तो जब दोस्तों एक बच्चा माँ के गर्भ में भ्रूणी अवस्था में होता है ना, फीटस या एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, तो एम्ब्रियो में तीन लेयर होती हैं। जिस प्रकार से आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, ये तीन लेयर हैं। तीन लेयर में सबसे बाहरी लेयर कहलाती है एक्टोडर्म, मिडिल वाली कहलाती है मेसोडर्म, एंड सबसे आंतरिक जो होती है उसको कहलाती है एंडोडर्म। ये तीन परत होती हैं। इन्हीं तीनों लेयर से, इन्हीं फीटस की या एम्ब्रियो की तीन लेयर से मानव शरीर का सारा अंग बना हुआ है, पूरा मानव बना हुआ है। जैसे हमारा स्किन है, जो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी है। ये जो त्वचा है, ये त्वचा का जो निर्माण होता है वो फीटस के या एम्ब्रियो या भ्रूण के एक्टोडर्म लेयर से होता है, एक्टोडर्म परत से होता है। अब मेसोडर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेसोडर्म से बहुत सारी चीजें निर्मित होती हैं, लाइक कार्डिक मसल्स, हृदय मांसपेशी। अब हृदय मांसपेशी बोलें या हृदय बोलें, इनका निर्माण भी मेसोडर्म से होता है। जितनी भी हमारी ह्यूमन बॉडी में स्मूथ मसल्स हैं, चिकनी मांसपेशी, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, स्टमक, आमाशय, एंड भोजन नलिका, फूड पाइप या ईसोफेगस जिसको हम बोलते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गन जो हैं ये मेसोडर्म से उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा जो टॉपिक हमारा चल रहा है ब्लड, रक्त की उत्पत्ति भी मेसोडर्म से हुई है, और साथ में हमारी अस्थियां, बोन्स, बोन्स का भी जो फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स, वो मेसोडर्म से होता है। तो कुछ चीजें यहाँ पे याद रखेंगे। और इंटरनल लेयर हमारी जो है, आंतरिक परत है, एंडोडर्म, इसके बारे में बात करते हैं। तो एंडोडर्म से बना हुआ है हमारे शरीर का लीवर, यकृत, किडनी यानी कि वृक्क, जो गुर्दे हम बोलते हैं इनको, पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, एंड लंग्स यानी कि फेफड़े। तो ये सारे हमारे जो ह्यूमन ऑर्गन हैं ह्यूमन बॉडी के, वो एम्ब्रियो की किस किस लेयर से बने हुए हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट हम पीएच वैल्यू बात करते हैं ब्लड की, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है भी ब्लड। ब्लड की अगर पीएच वैल्यू की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये होता है 7.4। ये वेरी करता है, कुछ बुक्स में 7.2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, तो परेशान नहीं होना है आपको। 7.4 होता है, अर्थात ये लिटिल बेसिक, कुछ क्षारीय है, कम क्षारीय है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ब्लड, हमारे मानव शरीर के रक्त की जो प्रकृति है वो कैसी है, तो हम बताएंगे क्षारीय प्रकृति का है ना, बेसिक नेचर का है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने आपको बता दूं, ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो अस्थि मज्जा में जब बोन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो पूछा जाएगा फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? तो दोस्तों साइंस में इसको बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। क्या बोलते हैं? हेमेटोपोइसिस। तो व्हाट इज हेमेटोपोइसिस? हेमेटोपोइसिस क्या आप बताएंगे? दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, यह रक्त निर्माण की एक प्रक्रिया है, और रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हमारे बोन मैरो में होता है। क्लियर है जी? चलिए, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक चीज और बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे उसको नोट कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन, निर्माण, और फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है ओरिजिन। दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, आप याद रखें। ओरिजिन तो मीजोडर्म से होता है, उत्पत्ति। बट फॉर्मेशन कहाँ होता है उत्पत्ति होने के बाद? तो आप बताएंगे बोन मैरो। क्लियर है? क्योंकि उत्पत्ति बेसिकली जिस बोन मैरो से इसका निर्माण हो रहा है, पहले बोन भी तो बननी चाहिए, तो बोन भी मीजोडर्म से बन रही है और ब्लड भी। और जब इनकी उत्पत्ति हो जाती है, देन फॉर्मेशन होने लगता है हमारे बोन मैरो में। क्लियर है जी? चलिए, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। हाँ, अब इसमें हमें देखना है कि हमारा जो ब्लड है वो क्या क्या कंटेन करके रखता है, यानी रक्त में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। बहुत अच्छे से देखेंगे फ्रेंड्स इसको। सबसे पहले हम बताएंगे हमारे ब्लड में वाटर पाया जाता है, जल पाया जाता है। इसके अलावा हमारे ब्लड में पाया जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है हमारे ब्लड में। इसके अलावा न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व पाए जाते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, है ना, मिनरल्स, विटामिन। इसके अलावा आप बोल सकते हैं फाइबर, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं न्यूट्रिएंट के बेसिक लेवल पे। अगर हम बात करें, प्रोटीन पाया जाएगा। हार्मोन्स जो है हमारे ब्लड में पाए जाते हैं।
यूरिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि बच्चे इसको गलत करेंगे। लिखा आएगा कि निम्नलिखित में से रक्त में उपस्थित पदार्थ नहीं है, और उसमें होगा अगर यूरिन, तो बच्चे यूरिन टिक करते हैं। फ्रेंड्स, यूरिन भी हमारे ब्लड में ही घुला हुआ होता है। देन हम बात करते हैं कोशिकाओं की, सेल की। तो ये सारे जो है ब्लड कंटेन है, कंपोनेंट है। अब चूंकि यहाँ पे एक वर्ड आया है सेल, तो ब्लड में कौन कौन सी सेल पाई जाती है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो वो 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी आप सब जानते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो ये 3 कोशिकाएं हैं। तो बेसिकली ये भी हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, यूरिन भी, हार्मोन भी, न्यूट्रिएंट भी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हमारा जो ब्लड का फॉर्मेशन है। मैंने बोला ना अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में भी आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारी बोन है। बोन के अंदर मैरो पाई जाती है, मज्जा गुहा पाई जाती है। 2 प्रकार की होती हैं, एक रहा रेड बोन मैरो, और ये है येलो बोन मैरो, जो खोखला भाग होता है। येलो बोन मैरो में फ्रेंड्स डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। आगे जब हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे वहां पे ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। और जो रेड बोन मैरो है इसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। मैं यहाँ पे एक बार ये पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको। देखिए, जो हमारा रेड बोन मैरो है, यहाँ फॉर्मेशन होता है आरबीसी का, ठीक। और जो हमारी येलो बोन मैरो है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है डब्ल्यूबीसी का, यानी वाइट ब्लड सेल का या वाइट ब्लड कार्पिकल्स का, और प्लेटलेट का। प्लेटलेट्स को फ्रेंड्स बोलते हैं हिंदी में रक्त बिंबाणु या पट्टिकाणु। तो ये इनके फॉर्मेशन स्टेटस है। क्लियर है जी। इसके अलावा आप इसके फॉर्मेशन के संदर्भ में एक फैक्ट और याद रखेंगे। इन केस ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूणी अवस्था में, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है भ्रूणी अवस्था में, वह उस समय जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो कहाँ हो रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो टेक प्लेस इन लीवर, यानी यकृत या स्प्लीन, दोनों में। आप जो भी ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे। तो रक्त का निर्माण यकृत या तिल्ली या प्लीहा में होता है। कब? भ्रूणी अवस्था की बात कर रहे हैं। मेच्योर जो होगा उसमें बोन मैरो में होगा। लेकिन अभी बोन मैरो बना ही नहीं है भ्रूणी अवस्था में, तो यहाँ पर जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो कहाँ पर हो रहा है, लीवर में या स्प्लीन में हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मानव शरीर में रुधिर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है उसके 2 ही प्रकार हैं, विच इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, इसको हम बोलते हैं। क्या होता है ये समझते हैं। दोस्तों, हमारे ब्लड में जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो इसको ऑक्सीजन युक्त अपन क्या कहेंगे, ब्लड कहेंगे। बेसिकली ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, इन दोनों को कैरी करने का काम एक पिगमेंट करता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। यानी हमारे शरीर में एक वर्णक पाया जाता है, रक्त वर्णक, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है, ये ट्रांसपोर्टेशन कराता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन युक्त का। तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, और ये ऑक्सीजन को कैरी करके लेके हीमोग्लोबिन जाता है प्रत्येक सेल के पास। तो ये हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ा, ऑक्सीजन के साथ। इसको बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और दोस्तों, इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे रक्त का रंग होता है लाल। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। जब रुधिर वाहिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चल रहा हो, तो इस प्रकार के ब्लड को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और इसका रंग होता है डार्क ब्लू या ब्लैक। तो ये 2 प्रकार का जो है हमारे ब्लड में, शरीर में जो है ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पे वर्ड आया है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज अ ह्यूमन ब्लड पिगमेंट, मानव रुधिर वर्णक या रक्त वर्णक है ये, जिसका नेचुरल कलर होता है बैंगनी, वॉयलेट कलर का होता है। और इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं, तो ये हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना है। हीम क्या है? हीम इज आयरन कंपोनेंट, यानी कि आयरन यौगिक है। आयरन यौगिक में भी फेरस, जबकि ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो ये हीमोग्लोबिन हुआ है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है, अगर यहाँ पे आप इसके फंक्शन के बारे में लिखेंगे, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा फ्रेंड्स। यहाँ पे हम एक पॉइंट और ऐड करेंगे। ये क्या करता है? ये कहता है कैरी टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, यही लेके चलता है। ठीक।
जब ऑक्सीजन को लेके जाएगा तो हम बताएंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा तो हम कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल होता है फ्रेंड्स, ये ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को लेके चलता है। यानी ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेकर चलता है एक हीमोग्लोबिन। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर देखेंगे अब। फ्रेंड देखिए, जो रुधिर का क्वांटिटी होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मेल और फीमेल में कितना कितना होता है, पुरुष और महिलाओं में कितना। तो पुरुषों में 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए, महिलाओं में 4 से 5 लीटर। और इसको सामान्य हम कहते हैं कि जो आपके शरीर का जो टोटल वेट है, कुल भार का 7% होना चाहिए आपके शरीर में ब्लड, है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पुरुष जो में 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए, उनमें से 14 से 16 ग्राम क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन होना चाहिए पर 100 ml ऑफ ए मतलब 100 ml ब्लड में। अगर पुरुष का ब्लड की हम बात कर रहे हैं तो 100 ml ब्लड में 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, जो कि नॉर्मल कंडीशन है। और अगर हम फीमेल में बात करेंगे तो 100 ml ब्लड में 10 से 12 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो ये नॉर्मल कंडीशन, एक स्वस्थ व्यक्ति की ये सारी पहचान होती है। नेक्स्ट आप ये डायग्राम देखेंगे फ्रेंड्स, इसको समझना। ये ह्यूमन बॉडी है। वायुमंडल से हमने ऑक्सीजन को पहले इन किया, इनका मतलब है इनटेक किया। ये ऑक्सीजन जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। यहाँ से एपिग्लोटिस से एंटर करेगी ये विंड पाइप में। उसके बाद ये ट्रेकिया, ट्रेकिया ट्रेकिया के बाद ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स और तक होती हुई, और फिर पहुंचेगी ये एल्ब्यूली। ये एल्ब्यूली के स्ट्रक्चर है व्हाइट कलर के, यहाँ पे भी। और एल्ब्यूली के पास पहुंचकर एल्ब्यूली के पास हीमोग्लोबिन आएगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेगा अपने साथ और लेके चला जाएगा कहाँ पर, कोशिकाओं के पास। तो यहाँ पर लिखा है एयर, वायु से हमने ऑक्सीजन इनटेक किया। नोज, नोज से ये विंड पाइप, विंड पाइप से पहुंचा ये लंग्स में। लंग्स में एल्वेoli जो होती हैं वो इस ऑक्सीजन को भेज देती हैं किसके पास, हीमोग्लोबिन के पास। और हीमोग्लोबिन इसको लेके जाएगा हमारी कोशिकाओं तक। कोशिकाओं में मौजूद है ग्लूकोज C6H12O6। इस ग्लूकोज के पास जब ये ऑक्सीजन पहुंचेगा तो ये ब्रेक डाउन होगा और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी, यानी CO2 H2O ATP। अब ये जो CO2 है, ये CO2 अगेन एल्वेली के पास पहुंचेगा। तो अब यहाँ पे फिर स्ट्रक्चर देखेंगे, ये ग्रीन वाला, ये एल्वेली से क्या निकला, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड आया, ये गया, ये गया, यहाँ से ये जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमने सही से बाहर निकाल दिया। तो भाई, तो पहले ये एल्वेओली से लंग्स में पहुंचेगा, लंग्स से ये फिर से विंड पाइप में आएगा, विंड पाइप से नोज में जाएगा और शरीर के यानी एटमोस्फेयर में अगेन हम इसको छोड़ देंगे। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक रहा है प्योर ब्लड, और यहाँ से यहाँ तक रहा है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब है रक्त का वह भाग या वह प्रकार जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक होती है, और शुद्ध रक्त का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पे ये एरोज आपको बताते हैं, ग्रीन कलर का एरो बता रहा है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड जो आपका स्काई ब्लू कलर का है ये बता रहा है हमने इसको बाहर निकाला है। ठीक है, तो ये डायग्राम से आप समझेंगे। ये बेसिकली फ्लो चार्ट है किसका, एयर के फ्लो करने का एयर कहाँ कहाँ जाती है। रेस्पिरेशन में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, लास्ट है ये। इसमें हम कंपोजिशन की बात करते हैं। तो मान लीजिए हमारी ब्लड वेसल्स है जिसमें आपको कुछ लाल, व्हाइट एंड येलो कलर के कुछ कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर बनता है ब्लड का। तो बेसिकली इस ब्लड के कंपोनेंट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, विच इज लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड भाग होता है 55% और बचा हुआ 45% भाग होता है ब्लड में सॉलिड। 50% भाग जो लिक्विड है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और 45% जो सॉलिड पार्ट है उसको हम सेल्स बोलते हैं, कार्पिकल्स कणिकाएं बोलती हैं, जो कि 3 प्रकार की होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट। ये हमारे रक्त का कंपोजिशन है। और अब हमारी हेडिंग होगी नेक्स्ट लेक्चर में प्लाज्मा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लाज्मा के बारे में, RBC के बारे में और WBC के बारे में डिस्कस करेंगे। और देन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ब्लड ग्रुप वगैरह को फिनिश करके हर्ट वाला टॉपिक स्टार्ट कराएंगे। तो मैक्सिमम 2 लेक्चर में ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो टॉपिक है ये हमारा फिनिश होने वाला है। तो आप सबसे पहले इनके नोट्स बनाएंगे प्रॉपर। नोट्स बनाने के साथ ही फ्रेंड्स आप इनका रिवीजन भी करेंगे, और ये टॉपिक फिनिश होने के बाद इसके हम MCQ अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ में इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीबी, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के पास ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इससे अपना लाभ ले सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।